तो ये कोई ऐसी नहीं है कि उदारवादी नीति के तहत यूपी में उन्होंने 5 किलो अनाज जो है वो हर फैमिली को दिया है। वहां कहा गया और कैंपेन चलाया गया यूपी के अंदर, इसके एविडेंस मौजूद हैं कि मोदी जी अगर दे रहे हैं तो क्या तुम नमक हरामी करोगे। ये जो खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम हमेशा दूसरों पे लगा रहे हैं। जब इन्होंने एकल विद्यालय और कौन कौन से विद्यालय खोलने शुरू किए और वहां जहर घोलने की मशीनें लगा दी, तो इन्होंने मदरसों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वहां जहर इन्हें घोलना था, लगा रहे थे इल्जाम वहां पर। अपने दोस्तों की जेब, अडानी की जेब भरने के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो वो वहां से इकट्ठा किया जाता है, वहां कैंपेन चलाया जाता है। यानी दिल्ली की सरकार होगी, जो राजस्थान की सरकार होगी, उनके ऊपर आप इल्जाम लगाएंगे, तुम मत दो, हम देंगे अडानी को, हम जीतने के लिए उसमें से कुछ पैसा निकाल के और राहत देंगे। तो तुम्हें हम चोर कहेंगे, तुम्हें हम रेवड़ी कल्चर वाला कहेंगे, और अपने को हम धुला साफ, और ये कहेंगे कि देखिए साहब हम तो कितना ख्याल रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद से तरह तरह के विमर्श खड़े हुए, लेकिन सबसे चीर परिचित विमर्श खड़ा हुआ रेवड़ी कल्चर का। फ्री का राशन, फ्री की योजनाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में रहने वाले पत्रकारों और उनके नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत फ्री कल्चर की जीत है। आप सबको याद होगा कि जब बंपर वोटों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती थी, तब भी इसी की बात की गई। यहां तक कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने जब यह जीत दोहराई तो इसी की बात। तो ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी सारी पार्टियां इस देश को रेवड़ी कल्चर में ढाल रही हैं? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं। वह वैज्ञानिक हैं और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि असल में भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर पर क्यों उतर आती है, क्यों उसको लगता है कि सब फ्री में बांटकर वोट जुटाया जा रहा है। जी सर। मैं पहले तो ये कह दूं कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान किसी मुल्क में पैदा हुआ है, इस धरती पर पैदा हुआ है, तो उसको कुछ हक हासिल होने चाहिए जो आज के दौर में सभ्य सोसाइटी के पैमाने माने। यानी उस शख्स का यह हक है बचपन में कि उसको प्यार मिले। जी। दूसरा, उसका सबसे बड़ा हक यह है कि उसकी जरूरतें जिंदगी की पूरी, यानी सोवियत यूनियन में अब से 1 सदी से ज्यादा पहले बच्चों के लिए दूध रिजर्व कर दिया गया था क्योंकि दूध की कमी थी। और लेनिन, जिन्होंने वहां इनकलाब किया था, उनको भी चाय में दूध नहीं मिलता था, चाय तक में दूध बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने, कि हम बंद कर रहे हैं बाकी सब तरह का कंजम्पशन, हम सिर्फ बच्चों के लिए दूध रखेंगे और बच्चों को फ्री दूध मुहैया। बड़ा हो तो उसका यह हक है कि उसको पढ़ाई लिखाई और खेल कूद का की सहूलतें हासिल। उसके बाद, पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई वो जहां तक पढ़ना चाहता है, और ये भी फैसला धीरे धीरे उस शख्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कहाँ तक पढ़ना चाहता है और क्या बनना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर बनना चाहेंगे एक ऐसे समाज में, ऐसा भी नहीं है कि सब इंजीनियर बनना चाहेंगे। ये होड़ तब लगती है जब डॉक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं समाज में, और एक इंजीनियर को कम मिलते हैं, और उससे कम मिलते हैं किसी और को, और जो बेचारा मैकेनिक होता है उसको और भी कम मिलते हैं, और जो ड्राइवर होता है उसको और भी कम मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ड्राइवर नहीं बनना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग मैकेनिक नहीं बनना चाहेंगे। अगर सबकी जरूरतें पूरी हों तो लोग ड्राइवर भी बनना चाहेंगे, मैकेनिक भी बनना चाहेंगे, सबको इज्जत मिले। फिर उसके बाद उसकी जरूरत होती है उसकी शादी, घर, बच्चों की सिक्योरिटी। ये भी एक सभ्य समाज में पूरी तरह से सिक्योर्ड होना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और फिर आखिरी दिन इज्जत के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाए, ये भी एक सभ्य समाज होने का पैमाना। ये हमारे पैमाने हैं सभ्य समाज। लेकिन जिस व्यवस्था में हम आज फंसे हुए हैं
उसमें दुनिया की, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की 10% लोगों के हाथ में 90% दौलत मौजूद है। तो ऐसे में ये जो हक है इंसान के, वो उसे दिए ही नहीं जा सकते। जब हम ऐसा समाज तामीर करते हैं जैसे हिंदुस्तान में हुआ है, और 2014 के बाद जिस तरह से भयंकर लूट की छूट मिली है, उसमें तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इतना ज्यादा बढ़ा है, सबके रोजगार इतनी तेजी के साथ छूटे हैं। इन रोजगार उन नौजवानों के रोजगार के ऊपर जिस तरह से डाका पड़ा है, या हमने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया है एजुकेशन का, उसमें जिस तरह बच्चों के हक के ऊपर हम डाका डाल रहे हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो तुमको अच्छी एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। ये सब कुछ हमने 2014 के बाद अपने सामने, अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। ये सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जो दुनिया में विकसित देश अपने यहां तो नहीं अपना रहे, लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं दुनिया के और देशों को कि वहां ये नीति अपनाई जाए। और इस नीति का बड़ा ढिंढोरा पिट रहा है, औरों के लिए ढिंढोरा पिट रहा है, अपने लिए नहीं पिट रहा। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ढिंढोरे का पूरा फायदा उठाया है इस लूट को बढ़ाने में। और लूट का दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ आप उन लोगों के, जैसे अडानी है वगैरह के, जेबें इस तरह से भरें कि सारे मुल्क की दौलत उनकी जेब में पहुंच जाए, दूसरी तरफ आप आवाम को इस हालत में पहुंचा दे कि जब उसको 15 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 4 किलो अनाज मिले तो वो कहे आप माई बाप हैं, आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। और ये हमको ना सिर्फ दिखाई दिया है उत्तर भारत में, बल्कि दक्षिण भारत में भी होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि उदारवादी नीति के तहत यूपी में उन्होंने 5 किलो अनाज जो है वो हर फैमिली को दिया है। वहां कहा गया और कैंपेन चलाया गया यूपी के अंदर, इसके एविडेंस मौजूद हैं कि मोदी जी अगर दे रहे हैं तो क्या तुम नमक हरामी करोगे? नहीं, लेकिन तो ये रेवड़ी कल्चर रेवड़ी तो दूसरी कल्चर। पार्टियां बांट रही है सर। हाँ, अब आते हैं रेवड़ी कल्चर क्या। जी। ये जो खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम हमेशा दूसरों पे लगा रहे थे। जब इन्होंने एकल विद्यालय और कौन कौन से विद्यालय खोलने शुरू किए और वहां जहर घोलने की मशीनें लगा दी, तो इन्होंने मदरसों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वहां जहर घोल, जहर इन्हें खुद घोलना था, लगा रहे थे इल्जाम वहां पर। आज तक कोई कमीशन ऐसा नहीं बैठा इस मुल्क के अंदर कि ये देखे कि जो आरएसएस के चल रहे हैं एजुकेशन के भंडार जो उन्होंने खोल रखे हैं, वहां क्या हो रहा है। किसी को तो सोचना होगा, किसी को तो पूछना होगा कि वहां किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही। यही इन्होंने जब कोशिश ये की कि मुसलमान लड़कियों को और मुसलमानों को और औरों को ये वापस घर वापसी के नाम से पूरा एक कैंपेन चलाएं, तब इन्होंने लव जिहाद का कैंपेन शुरू कर दिया और कन्वर्जन की बात शुरू कर दी। अब आइए रेवड़ी कल्चर के ऊपर। जब कोई दूसरी सरकार आकर राहत देना चाहती है आवाम को, मुझे बिल्कुल इसमें एतराज नहीं है कि 5 किलो चावल दिया जाए, वो नीति बदलनी चाहिए, मैं उसकी बहस अलग रखता हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तब भी मैं उसके साथ हूं। 5 किलो हो 15 किलो, ये उनका हक है। ये देश के नागरिक हैं, उनकी राहत उनका हक है। और खास तौर से ऐसे वक्तों में जब बेरोजगारी अगर चरम आप सीमा सर पे ऐसा पहुंची। कह रहे हैं तो सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी 5 किलो अनाज देती है तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, दूसरी तरफ बिजली की छूट भारतीय जनता पार्टी भी अपने राज्यों में अपील कर रही है, तो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये करती है तो यह मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं, खट्टर जी देते हैं, और जब दूसरे राज्य की सरकारें करती हैं तो वो मुफ्तखोरी हो जाती है। ये खेल कैसे होता है सर? ये खेल इस तरह से होता है कि इस देश के अंदर एक बहुत इनसेंसिटिव किस्म का इस मुल्क को लूटने वाला तबका मौजूद है जी। और वो है मिडिल क्लास से ऊपर जाते हैं। जब आप अपने दोस्तों की जेब, अडानी की जेब भरने के लिए जब पैसा चाहिए होता है
तो वो वहां से इकट्ठा किया जाता है, वहां कैंपेन चलाया जाता है। यानी दिल्ली की सरकार होगी, जो राजस्थान की सरकार होगी, उनके ऊपर आप इल्जाम लगाएंगे, तुम मत दो, हम देंगे अडानी को, हम जीतने के लिए उसमें से कुछ पैसा निकाल के और राहत देंगे। तो तुम्हें हम चोर कहेंगे, तुम्हें हम रेवड़ी कल्चर वाला कहेंगे, और अपने को हम धुला साफ, और ये कहेंगे कि देखिए साहब हम तो कितना ख्याल रखते हैं लोग। ये कैंपेन में मैं यही कह रहा हूं कि ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसी पार्टी की सरकार है, जो पार्टी हमेशा जो जुर्म करना चाह रही होती है, सॉरी जी, पानी पी लें सर। हमेशा जो खुद करना चाह रही होती है उसको गंदा नाम दे करके दूसरों के भी लिए कैंपेन चलाती है, अब और सर एक तबका उसका कन्विंस हो जाता है, मीडिया में रहने वाले लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ देखिए साहब रेवड़ी कल्चर है ये, तो कैसे आप मुफ्त खिला देंगे किसी को? अरे भाई हक है, महिलाओं का ये हक है कि उनके लिए फ्री बस मुहैया कराई जाए। इस समाज में महिला दबी कुचली है, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, और अगर रेवड़ी है तो बहुत अच्छा है। तो अगर लव सर जिहाद को जी इन्होंने जिस तरह से गंदा शब्द बना दिया, लव जिहाद का क्या मतलब है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखिए। एक जी अंग्रेजी का शब्द है, दूसरा उर्दू का शब्द है, या अरबिक का शब्द है। जिहाद का मतलब स्ट्रगल है, जी जिहाद का मतलब अरबिक जबान में स्ट्रगल है। तो लव के लिए स्ट्रगल, संघर्ष, जी मोहब्बत का संघर्ष को कितना गंदा बना दिया है इन्होंने। ये इसी तरह से लोगों के बांटने को, लोगों को राहत देने को गंदा बना देते हैं। अपनी राहत जब देंगे तो उसका एक ही मकसद होता है कि एहसान जताएं। तुमने मोदी जी का नमक खाया है, तुम कैसे नहीं दोगे वोट उन्हें? तुम नमक हरामी करोगे? यहां तक कहने को तैयार हो जाते हैं। ये भयानक है, और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं वोट बटोरने के। सर, ये इस कोई भी बात को कैंपेन चले। थोड़ा ऐतिहासिक रूप से समझें। आपने आजादी के बाद से लगातार बदलती सरकारें देखी हैं। नागरिक शास्त्र में इस रेवड़ी कल्चर को जन कल्याणकारी योजनाएं कहा जाता है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है। तो क्या इस जन कल्याणकारी योजनाओं को, जो कि जनता के टैक्स के पैसे से ही किया जाता है, किसी मोदी, किसी राहुल, किसी केजरीवाल की जेब से नहीं आता है, क्या इस शब्द के खिलाफ जनता को नहीं संघर्ष करना चाहिए, जिसको रेवड़ी, मुफ्तखोरी, या आसानी से नेता बैठ के टीवी चैनलों में इनके प्रवक्ता कह देते हैं? ये वो प्रवक्ता होते हैं जो जनता के टैक्स से ही प्रवक्ता बने होते हैं। और जो खुद मुफ्तखोरी कर रहे होते हैं, जी ये वो लोग हैं जिन्होंने लूट करके बहुत धन जमा किया है, और वो जनता का धन था। हमें पता लग गया अभी कर्नाटक में कि 40% की सरकार को किस तरह से लोगों ने डुबो दिया। तो ये वो लोग हैं, और ये लोग ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, लेकिन पहले इनके ऊपर दाग भी लगता था, बुरा भी माना जाता था कि कोई घूसखोर है, और ये भी कहा जाता था कि इसको सजा मिलनी चाहिए। जी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, आप मुफ्तखोर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो मुफ्तखोर हैं जो अवाम के ऊपर और दूसरी पार्टीज के ऊपर लगा रहे हैं इल्जाम मुफ्तखोरी का। मुफ्तखोरी नहीं है, ये हक है कि हर भूखे को खाना मुहैया होना चाहिए, और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हर सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये करती। एक तरफ वो मिडिल क्लास को खुश कर रही होती कि हाँ साहब देखिए साहब मेहनत नहीं की। अरे आपने उसको नौकरी ही नहीं दी, मेहनत कहाँ से करेगा वो? आपने उसे पढ़ने नहीं दिया, मेहनत कहाँ से करेगा वो जितनी मेहनत करता है 1 रुपया कमाने के लिए, उतनी ये लोग करते हैं क्या? कौन ऐसा है जो 24 घंटे में करोड़ों रुपया कमा लेगा? अडानी एक जी हैं रिक्शे सर। वाला सुबह से शाम तक इस गर्मी में, जहां इस वक्त 40-42 डिग्रीज का वो हो रहा है, उसे एक वक्त की रोटी नहीं मिले। इस समाज के अंदर किस तरह से कहेंगे हम कि हम 5,000 साल की सभ्यता हैं और हम हर प्राणी का ध्यान रखते हैं? अरे इंसानों का ध्यान नहीं रखते, तुम उसे रेवड़ी कल्चर कहते हो? शर्म आनी चाहिए। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि यह बात चूंकि मुफ्तखोरी और रेवड़ी कल्चर पर चली है,
तो ये जो इलेक्शन बॉन्ड है ये क्या है? इलेक्शन बॉन्ड से ज्यादा भयानक चीज कोई नहीं हो सकती ये मेरे भी एक ख्याल तरह में। का रेवड़ी है। बिल्कुल रेवड़ी है जो सारी की सारी है बीजेपी ने बटोर ली है। कम से कम 92%। 90%। 92%। 92%। 92%। आप ये सोचिए, और ये कितनी भयानक चीज है। तो उस रेवड़ी एक के तरफ जरिए तो सरकार इसमें सत्ता कोई में आती है। पहले सर अगर इस क्रम को नहीं, समझें जी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, और आपके थ्रू मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक समझे इस बात को, कि ये इसलिए भयानक है कि पहली बार इस मुल्क में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग अलाउ की गई। जी। इसको सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं खरीदता, यहां फॉरेन फंडिंग अलाउड। आप एनजीओज के ऊपर तो ईडी भेज रहे हैं कि उन्होंने फॉरेन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। यहां कोई पूछ ही नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसके पास कितना पैसा आ रहा है और कौन कितना खर्च कर रहा है, कहां जा रहा है वो पैसा, कौन दे रहा है वो पैसा। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसको लेकर के, सिवाय इसके कि सरकार को मालूम होता है कि किसने कितने बॉन्ड किसके पास गए। यानी 92% जो हमें पता लग रहा है कि बीजेपी के पास जा रहे हैं, तो बाकियों के पास जो जा रहे हैं उसमें किसने दिया ये सिर्फ सरकार को पता है। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी को किसने दिया ये पैसा। मुझे नहीं मालूम कि सीआईए ने दिया, चाइनीज ने दिया, आईएसआई ने दिया, या हमारे देश के लोगों ने दिया। किसने दिया ये पैसा बताएं तो। इस देश की जनता को हक है इस बात का, क्योंकि वो और इन्हें कभी चुनने इस जाता है। रेवड़ी पर भी बात करें, बहस करें कि भाई ये रेवड़ी क्या है। ये रेवड़ी कैसे बट रही है और कौन बांट रहा है, कहां से आ रही है ये रेवड़ी? क्या वो लोग हैं जिनको लगातार बचाया जा रहा है ईडी से? ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी नहीं करना चाहते? क्या ये वो लोग हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर, जिन पे बात नहीं, नाम नहीं लेने को तैयार है पार्लियामेंट पे उनका? वो तो नहीं है कहीं। ये 90% आया कहां से, 92% आया कहां से? और बाकी सारी पार्टीज आपके आपसे इलेक्शन लड़े जो 10% में, 8% में है। ये रेवड़ी कब बटेगी? ये पैसा 92% जो आ रहा है वो कहां जाएगा? आपके हर शहर में 5 स्टार ऑफिस बनाने में जाएगा, वोट खरीदने में जाएगा, मीडिया को खरीदने में जाएगा। कहां जा रहा है ये? शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे रेवड़ी कल्चर पर। गौहर रजा साहब थे, उन्होंने बताया कि असल में ये रेवड़ी नहीं है, हमारा अधिकार है। और रेवड़ी की असल खाता धारक तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास इस देश के इलेक्शन बॉन्ड का 92% ही पहुंच रहा है। तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये किस तरह की रेवड़ी खाकर इस कदर बड़े हो रहे हैं कि बाकी पार्टियां इनसे चुनाव लड़ रही हैं, और वह भी 92 बनाम 8 पर, जहां की कोई मुकाबला ही नहीं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जन ज्वार जनता की मीडिया।